स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। अभी तक बच्चों हमने लेसन नंबर 1 में इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपका जो ये लेसन है ये दो पार्ट में आपका डिवाइड हो रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन वाज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में हम अपनी लास्ट की 2 वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मच बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें बेटर होने का सबसे मेन रीजन ये है कि इसमें वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं। तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें दोनों पेरेंट्स के गुण अवगुण आते हैं, जिसके कारण उसमें वैरायटी देखने को मिलती है, और इसी वैरायटी की वजह से इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें क्या क्या इवेंट्स हैं और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहली चीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अलग करती है वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनते थे। अब आप सोचोगे गैमीट्स क्या होते हैं। अगर बच्चों आप हिंदी बैकग्राउंड से रहे हो तो आपने युग्मक नाम जरूर सुना होगा। तो गैमीट्स को हम हिंदी में युग्मक भी बोलते हैं। तो गैमीट्स होते क्या हैं? गैमीट्स आर एक्चुअली द सेक्स सेल्स, मींस वो सेल्स जो हमारी बॉडी के बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो डिफरेंट सेक्स मतलब मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं उन्हें हम गैमीट्स बोलते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में जो मेल गैमीट्स होते हैं दैट आर नोन एज द स्पर्म्स, लेकिन अगर आप फीमेल की बात करो तो उसमें जो गैमीट्स हैं उन्हें हम ओवा या फिर एग भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, जो आप ऑलरेडी पढ़ाए हो। अब एक चीज जो यहाँ पर याद रखने की है वो ये है कि कई बार ये गैमीट्स एक ही इंडिविजुअल के द्वारा बनाए जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल जो अपोजिट सेक्स के मतलब एक मेल एक फीमेल है वो भी इन गैमीट्स को बना सकता है। अब आप सोचोगे कि सेम इंडिविजुअल में कैसे गैमीट्स बन सकते हैं, तो इसमें बच्चों आप एग्जांपल याद रख सकते हो अर्थवॉर्म का। वैसे तो अभी हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बाद में भी पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको पहले का रिमेम्बर करवा दूं। आपने 11th क्लास में जब एनिलिडा पढ़ा होगा तो वहां पर आपने एक शब्द पढ़ा था हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं बाइसेक्सुअल, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल बोथ द सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। तो अर्थवॉर्म उसका एक एग्जांपल है। अब क्योंकि अर्थवॉर्म की बॉडी में मेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो दोनों गैमीट्स बना सकता है, और इस वजह से एक ही इंडिविजुअल में आपको दोनों गैमीट्स की फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो वहां पर डिफरेंट इंडिविजुअल होते हैं, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। अब क्या होगा जब इन गैमीट्स का फ्यूजन होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो ये जाइगोट बनाता है, जिसको आप हिंदी में युग्मनज भी बोल देते थे। और जो ये जाइगोट है, ये जाइगोट ही आगे जाके डेवलप होकर फीटस बनाता है, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। ये प्रोसेस देखने में इतना इजी नहीं है जितना कि हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं। एक्चुअल में ये प्रोसेस बहुत ही एलेबरेट है, मतलब बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो मतलब धीरे धीरे है। हम चाहकर भी इसकी स्पीड को अपने अकॉर्डिंगली मेंटेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ्स का पीरियड लगता है एक न्यूबॉर्न बेबी को पैदा होने के लिए। तो अगर आप सोचो कि इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया जाए और ये प्रोसेस 5 to 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एसेक्सुअल के कंपैरेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और स्लो होता है, और क्योंकि इसमें मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कभी भी अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा। ये हो सकता है कि काफी हद तक, काफी परसेंटेज तक आपको उनके पेरेंट्स के साथ रिजेम्बलेंस देखने को मिले, बट आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम वो वैसा नहीं होगा। और इसी तरह से अगर एक ही पेरेंट के 3 या 4 बच्चे हो रहे हैं तो वो भी आपस में बिल्कुल सिमिलर नहीं होंगे।
अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और फंजाई है। इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन सब की मॉर्फोलॉजी तो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस बिल्कुल अलग है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, इनकी फिजियोलॉजी, इनके अंदर होने वाली फंक्शन सब कुछ अलग है। लेकिन जब हम इनके सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि काफी हद तक इनमें सिमिलैरिटी है। अब उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पे बच्चों आपको दो फेजेस दिए गए हैं, एक है जुवेनाइल फेज और एक होता है वेजिटेटिव फेज। अब ये जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, ये क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप ये तो चीज आप मानोगे कि कोई भी बच्चा पैदा होते ही रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं बनता। इट मीन्स कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपने आप को काबिल बनाने से पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे एक लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब एक उम्र तक पहुंचना पड़ेगा, एक स्टेज तक पहुंचना पड़ेगा जहां पर उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होगी और वो मैच्योर हो चुका होगा, तब हम कहेंगे कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये जो पीरियड होता है ग्रोथ का, इसे हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। मतलब आप ये कह सकते हो, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो एक बच्चे का बर्थ से लेकर टीनेज तक का जो सफर है, मतलब जब तक वो पुबर्टी में नहीं पहुंचता, 10-12 साल तक के टाइम जो है, दैट इज द जुवेनाइल फेज। मतलब जिस समय वो एक तरह से अपने आप को तैयार कर रहा है, या आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ये भी मान सकते हो कि टीनेज में जब वो आ गया, जैसे गर्ल्स अगर उनमें मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं या बॉयज में अगर स्पर्म प्रोडक्शन हो गया है, तो उसको हम जुवेनाइल फेज बोलेंगे। मतलब एक ऐसा फेज जो किसी इंडिविजुअल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहा है, उसकी ग्रोथ और मैच्योरिटी को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन इसी फेज को अगर आप प्लांट्स में देखोगे तो वहां पर हमने इसको नाम दे दिया वेजिटेटिव फेज। तो इसका मतलब बात वही है, प्लांट्स भी कभी ऐसा नहीं होगा कि छोटा सा पौधा और वो नए पौधे बनाना शुरू कर देगा। प्लांट्स को भी कुछ टाइम चाहिए, एक पर्टिकुलर एज पर आकर ही वो रिप्रोडक्शन के लायक होंगे। तो एनिमल्स में हमने उस फेज को नाम दे दिया जुवेनाइल फेज और प्लांट्स में हमने उस फेज को नाम दे दिया वेजिटेटिव फेज। अब क्या होगा, जैसे ही ये जुवेनाइल या ये जो वेजिटेटिव फेज है ये खत्म हो जाएगा, तो हम ये मानेंगे कि जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए तैयार है। मतलब अब उसके अंदर होने वाले जितने भी बदलाव हैं, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो मैच्योरिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब वो तैयार है एक रिप्रोडक्टिव लाइफ में एंटर करने के लिए। यानी कि प्लांट्स की भी अगर हम बात करें तो जब प्लांट में फूल आने लग जाते हैं तो आप ये कह सकते हो कि आप जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि प्लांट के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हमेशा उसके फ्लावर में ही आते हैं। तो इसका मतलब फ्लावर बनने का मतलब यही है कि वो इंडिकेशन दे रहा है कि अब आपका जो प्लांट है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो मैरीगोल्ड है, मतलब जो गेंदे का फूल है, या राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो, मतलब अलग अलग प्लांट्स में भी जो फ्लावरिंग का टाइम है वो डिफरेंट होता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा बार भी फूल आते हैं। तो उस वाले फेज को आप जुवेनाइल मानोगे या मैच्योर मानोगे? तो आपने ये चीज देखनी है कि जब तक उसमें फ्लावर नहीं आ रहा उस टाइम वो जुवेनाइल फेज में, जब उसमें फ्लावर आ गए देन इट इज अ मैच्योर फेज। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास बहुत सारे ट्रीज या प्लांट्स को ऑब्जर्व करें तो आप ये भी देखोगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें हर साल फूल आने लग जाते हैं। किसी में एक ही मतलब पर्टिकुलर सीजन है जब उसमें फूल आते हैं, जैसे आजकल गर्मियों का टाइम है, आजकल आप देख रहे हो कि मैंगो, एप्पल, इस तरह के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये सारे प्लांट्स क्या हैं, सीजनल है। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल जिन पे फ्लावर्स आते रहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनुअल होते हैं, मतलब जिनका लाइफ स्पेन पूरे 1 साल का होता है। कुछ होते हैं जो बाइनियल, मतलब 1 साल में ही जिनका 2 बार जो है मतलब फेज चल सकता है। तो इन प्लांट्स के अंदर आप वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज तीनों को आसानी से देख सकते हो। वेजिटेटिव फेज का मतलब क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया, जब तक वो अपने आप को रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं करता। रिप्रोडक्टिव फेज जब उसमें फ्लावर्स आ गए हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो चुका है। और सेनेसेंट का मतलब होता है सेल डेथ, कि जब वो आपका प्लांट जो है वो मरने की कगार पे, मतलब आप ये कह सकते हो कि उसका जो लाइफ स्पैन है वो पूरा हो चुका है। तो जब बच्चों बात आती है पेरिनियल प्लांट्स की, तो पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको अपना लाइफ स्पेन पूरा करने के लिए 2 साल से ज्यादा का समय लगता है। जो एनुअल प्लांट्स हैं वो लगभग एक सीजन में अपना जो लाइफ स्पेन है उसको पूरा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा चावल का पौधा है,
आप एक सीजन में लगाते हो, उसी सीजन में आपने उसको ग्रो भी कर लिया, हार्वेस्ट भी कर लिया, खत्म भी कर दिया। बाइनियल होता है जिसको लगभग 2 साल लग जाते हैं, जैसे वुड प्लांट होते हैं, और पेरिनियल प्लांट होते हैं जो एक तरह से 2 साल से भी ज्यादा का समय उनको लग जाता है। तो जब किसी प्लांट में ज्यादा साल लगते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि आप उसके अलग अलग फेजेस को छांट सको। और ऐसे प्लांट्स में ये भी देखा जाता है कि उनका जो फ्लावरिंग का प्रोसेस है वो भी बहुत ज्यादा अनयूजुअल, मतलब अलग सा है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में बैम्बू स्पीशीज का। बैम्बू के कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार फूल देते हैं, उसके अलावा उनमें कभी फूल नहीं लगता, और वो एक बारी भी आती है 50 से 100 साल के बाद। मतलब 50 से 100 साल के तकरीबन जाकर उनमें एक बार फूल खिलते हैं, उसी समय वो बहुत सारे फ्रूट्स बनाते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। मतलब फ्लावर बनाना, फ्रूट बनाना एक तरह से उनका मौत की तरफ जाने का टाइम आ जाता है। इसी तरह से एक और प्लांट होता है बेटो जिसको हम स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना या नीला कुरंजी भी बोलते हैं। ये पूरे 12 साल में सिर्फ एक ही बार फूल देता है, और ये जो प्लांट है लास्ट टाइम सितंबर-अक्टूबर 2006 में इसने फूल दिया था। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम इसने जो फूल इसके ऊपर आए होंगे वो 2018 में आए होंगे। तो मतलब लगभग इसको 12 साल का समय लग जाता है, और ये ज्यादातर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु वगैरह में देखा जाता है, वहां के हिली एरियाज में। और जब इसके फूल खिलते हैं तो इतनी ज्यादा मास संख्या, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, जिसकी वजह से जो वहां पे आने वाले यात्री हैं वो भी इसको देखते हैं, खुश होते हैं। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं, अगर आप एनिमल्स की बात करो तो एनिमल्स में जो उनका जुवेनाइल फेज है, उस जुवेनाइल फेज में उनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। मतलब कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनने से पहले उनके शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, और वो बदलाव मॉर्फोलॉजिकली मतलब उनके एक्सटर्नल लुक्स में भी होंगे और उनके इंटरनल लुक्स में भी होंगे। जैसे कि अगर हम अपनी ही बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो आपने बहुत अच्छे से एडोलेसेंस का चैप्टर पढ़ा होगा 8th क्लास में। उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि जो मेल और फीमेल हैं उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। तो जहां से आपने पढ़ा होगा कि जो बॉयज हैं, बॉयज में दाढ़ी मूछ आ जाती है, उनके कंधे ब्रॉड हो जाते हैं, उनकी आवाज फटी फटी हो जाती है, उनमें स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उनका जो प्यूबिक एरिया है वो वाइड हो जाता है, उनकी आवाज जो है पतली हो जाती है, तीखी हो जाती है। तो ये सारी चेंजेस क्या हैं? ये सारे चेंजेस भी एक तरह से ह्यूमंस को रिप्रोडक्टिवली एक्टिव बनाने की तरफ ले जा रही है, कि मतलब रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होने से पहले उनके शरीर में जो भी परिवर्तन आते हैं, वेदर दे आर मॉर्फोलॉजिकल या फिर वो परिवर्तन इंटरनल है, वो सब कहीं ना कहीं उनको एक बेबी टाइम से, मतलब एक बच्चे के जीवन से उनको एक एडल्ट के जीवन की तरफ ले जा रही है। तो एनिमल्स में भी अगर हम बर्ड्स की बात करें तो जो बर्ड्स हैं, क्या उनमें ऐसा होता है कि वो पूरे साल अंडे देते रहते हैं या किसी पर्टिकुलर सीजन में देते हैं, या दूसरे एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग है, लिजर्ड है, क्या उनमें भी ऐसा होता है? तो आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं वो भी सीजन के हिसाब से ही एग्स को ले करते हैं। मतलब कि आप ये कह सकते हो इंसानों को छोड़कर आप जितने भी अपने आसपास जानवर देखते हो उनका रिप्रोड्यूस करने का एक सीजन होता है। उसी सीजन के दौरान आप देखोगे कि उनके बच्चे हैं। ये नहीं है कि पूरा साल आपको उनकी रिप्रोडक्शन देखने को मिले, लेकिन ह्यूमंस में ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमंस में पूरे टाइम, मतलब हर महीने, हर डे वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रह सकता है। जो बर्ड्स कैप्टिविटी, मतलब जिनको कैद करके रखा जाता है, जैसे पोल्ट्री फार्म, उन्हें क्या होता है, उन्हें इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो पूरे साल अंडे दे सकते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरली बात करो तो नेचुरली जो बर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही अंडे दे सकते हैं। तो यानी कि जब हम पोल्ट्री फार्म में उनको इंजेक्शंस के द्वारा अंडे उनसे ले रहे हैं तो हम उनको एक तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज नेचर के खिलाफ है। और अगर हम बच्चों बात करते हैं प्लेसेंटल मैमल्स की, प्लेसेंटल मैमल्स का मतलब होता है, मैमल्स आपने सुना होगा जिन्हें हम स्तनपायी बोलते हैं, जो आपके वर्टिब्रेटा की सबसे लास्ट क्लास थी। मतलब कि वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिससे कि जो माँ है वो अपने बच्चे का पोषण कर सकती है। और आपने प्लेसेंटा शब्द भी सुना होगा कि प्लेसेंटा ही होता है जो एक माँ और उसके बेबी को, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, उसको अटैच करके रखता है। तो उन मैमल्स को हम प्लेसेंटल मैमल्स बोलते हैं, जो कि मैमल भी है और जिनकी बॉडी में प्लेसेंटा भी है। तो प्लेसेंटल मैमल्स में जो फीमेल्स होती हैं, जितने भी प्लेसेंटल एनिमल्स होते हैं, उनकी ओवरी में या जितनी भी एसेसरी डक्ट्स हैं या उनके जो हार्मोन्स हैं
जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करती हैं तो उनके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस साइक्लिकल हैं। साइक्लिकल मतलब ये नहीं है कि एक बार ये चेंज हो गए तो खत्म हो जाएंगे, अगली बार या कुछ समय बाद ही फिर से रिपीट हो सकते हैं। तो अगर हम बच्चों बात करें नॉन प्राइमेट मैमल्स की, यहाँ पे आप एक शब्द देखोगे प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब होता है जिसमें बंदर, लंगूर या इंसान, हम लोग आते हैं, मतलब जिनका एंसेस्टर सेम रहा है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राइमेट्स। और हम लोगों को छोड़ के बाकी जितने भी मैमल्स बचते हैं, जैसे काऊ है, शीप है, रैट है, डियर है, डॉग, टाइगर, जितने भी हैं, जितने भी एनिमल्स आपको जंगल वगैरह में दिखते हैं, वो सारे मैमल्स जो हैं उनके रिप्रोडक्शन में जो ये चेंजेस होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल। लेकिन प्राइमेट्स की बॉडी में जो ये चेंजेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब कि प्रोसेस वही है, उसमें भी साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं और प्राइमेट्स में भी साइक्लिकल चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन नॉन प्राइमेट्स में हमने उसको नाम दे दिया ईस्ट्रस साइकिल और इंसानों में हमने उसको नाम दे दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर हमने फर्क क्यों किया, तो यहाँ पर बच्चों फर्क करने का मेन जो रीजन है वो ये है कि जो ईस्ट्रस साइकिल होती है उसमें ब्लीडिंग फेज नहीं होता, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ब्लीडिंग फेज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा ह्यूमंस में मेंसेस रहते हैं, मतलब जो गर्ल्स हैं जब वो पुबर्टी में एंटर कर जाती हैं तो उनकी बॉडी में मेंसेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है हर मंथ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली वो ब्लीडिंग फेज आता है, लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में ब्लीडिंग फेज नहीं होता। बहुत सारे मैमल्स ऐसे हैं जो अपनी नेचुरल और वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं, उनके अंदर ये साइकिल जो है फेवरेबल सीजन के दौरान एक्टिव हो जाती है। मतलब कि यही जो मैं भी आपको बात बता रही थी कि मोस्टली एनिमल्स में ऐसा देखा जाता है कि पूरा साल वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर सीजन होता है, उसी टाइम वो अपने बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसी टाइम वो एक्टिव होते हैं। तो इसलिए उनको हम सीजनल ब्रीडर बोलते हैं कि मतलब जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग कर सकता है। लेकिन जो बाकी के मैमल्स हैं जो पूरे लाइफ या पूरे साल अपना रिप्रोडक्टिव फेज एक्टिव रखते हैं, मतलब जो हर टाइम जो है ब्रीड करके नए बेबीज बना सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स। तो जो भी हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर जो नॉन प्राइमेट्स हैं वो सीजनल ब्रीडर है क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर सीजन है, लेकिन जो ह्यूमंस है वो कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है क्योंकि वो पूरे साल या किसी भी टाइम पे बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या होता है कि हमें कैसे पता लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो बूढ़ा हो रहा है या मतलब उसकी उम्र बढ़ रही है, हमें कैसे पता लगता है? इसमें एक चीज तो बच्चों आती है कि जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो खत्म हो जाता है, कि मतलब बुढ़ापे की तरफ जब कोई व्यक्ति जाएगा, सेनेसेंस की तरफ वो जाता है, तो उसकी रिप्रोड्यूस करने की जो पावर है वो खत्म हो जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि लेडीज जो हैं उनमें 45 to 50 ईयर्स के बाद मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि उनमें मेंसेस खत्म हो जाते हैं, एग बनना बंद हो जाता है, यानी कि उसके बाद वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी एज बढ़ती है, हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन जो है हमारे में कम हो जाता है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है, हमारी जो एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो हम अपने शरीर में देख सकते हैं। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, हमारा चलना फिरना, दर्द स्टार्ट हो जाएगा। जितनी जल्दी हमें कोई चीज बचपन में या जवानी में डाइजेस्ट होती थी उतनी जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो मतलब ओल्ड एज एक तरह से ये इंडिकेशन है कि हम लोग डेथ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अब चाहे प्लांट है या एनिमल है, हर एक की लाइफ में ये 3 फेजेस आते हैं। कौन से 3 फेजेस? एक सबसे पहले था उसका जुवेनाइल फेज, जिस समय वो बेबी था, मतलब अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहा था, जिसको हमने प्लांट्स में नाम दिया था वेजिटेटिव फेज। उसके बाद दूसरा फेज आया था बच्चों रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होता है। और तीसरा फेज आता है सेनेसेंट फेज, यानी कि जब उसकी एज बढ़ जाती है और वो डेथ की तरफ जा रहा है। तो कोई भी प्लांट है या एनिमल है उसके अंदर आपको ये तीनों फेजेस देखेंगे, लेकिन इन तीनों फेजेस के अंदर जो ये ट्रांजिशन हो रही है, मतलब एक से दूसरे फेज में जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हॉर्मोन्स। हमारे शरीर में टाइम टू टाइम कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं, मतलब कुछ केमिकल्स बनते हैं जो इस चीज में हेल्प करते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिलकर हमारे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं और उसी की वजह से हमें अपने अंदर कुछ बिहेवियरल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें अपने अंदर कुछ अलग दिखता है या कोई चीज एबनॉर्मल दिखती है तो दैट इज ड्यू टू हॉर्मोन्स। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या आते हैं उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज जो बच्चों हमने टॉपिक्स डिस्कस किए, इसमें से आपके बहुत सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही बन सकता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
या वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज जुवेनाइल फेज, व्हाट इज वेजिटेटिव फेज। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो छोटे छोटे नाम पढ़े थे, एनुअल प्लांट्स क्या होता है विद एग्जाम्पल, बाइनियल प्लांट क्या विद एग्जाम्पल, पेरिनियल प्लांट क्या है। अगर आप इनके एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना चाहो तो आप गूगल भी कर सकते हो। इसके अलावा कई बार एमसीक्यू में भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन मिल सकता है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जो है वो कितने साल में फ्लावर देता है, बैम्बू जो है वो कितने साल में फ्लावर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी ईस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले 2 टर्म्स आई थी, प्लेसेंटल मैमल्स एंड नॉन प्लेसेंटल मैमल्स, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर्स क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल, एंड देन सेनेसेंस क्या होती है। मतलब इस तरह के इसमें से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपके 1 मार्क में या एमसीक्यू में आ सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें, अपने लेसन को अच्छे से समझें और साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को नोट करते जाएं ताकि आपको उनको बाद में रिवाइज करना इजी हो जाए। थैंक यू।